यानी खौफ खौफ क्या होता है और नफ्सियात में हम इसे क्या कहते हैं? तो खौफ जो है उसको हम साइकोलॉजी में फ़ोबिया कहते हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि इसको हाइट फ़ोबिया है, इसको ब्लड का फ़ोबिया है या इस तरह-तरह के जो वर्ड्स आपने सुने होंगे तो फ़ियर को स्पेसिफ़िकली फ़ोबिया कहा जाता है। हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की जो मीटिंग है उसमें हम 3 जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट 2 डिसऑर्डर्स हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। अगर टाइम ना मिला तो, ना मैनेज हो पाया तो साथ फिर उसकी थेरेपीज़ भी बताई जाएँगी। एक है हमारे पास स्पेसिफिक फोबिया और सोशल फोबिया, फिर अगोराफोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। स्पेसिफिकली ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये एंजाइटी के ही डिसऑर्डर्स हैं, उनके उसके अंदर ही आते हैं। लेकिन जब इन फोबियाज के साथ जब एंजाइटीज के साथ इन फोबियाज को एसोसिएट किया जाता है तब ही ये डिसऑर्डर्स की जो है शक्ल वो इख्तियार करते हैं। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, काजेज, कोमॉर्बिडिटी और थेरेपी टेक्निक्स। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, हमारी साइकोलॉजी की जो एजुकेशन है उसमें डीएसएम डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग किसी भी डिसऑर्डर को जब पढ़ा जाता है या हम जब कहते हैं किसी को भी अगर फोबिया है, सोशल फोबिया है या कोई भी फोबिया है तो वो तब डायग्नोज किया जाता है जब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे वो पूरा उतर रहा होता है, तो वो हमारे पास कहलाता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। उसके बाद उसकी काजेज आ जाती हैं और जिनको रिस्क फैक्टर भी कहा जाता है कि जिनकी वजह से उस पर्सन को वो चीज़ लाक हो जाती है, वो जो डिसऑर्डर है वो हो जाता है। कोमॉर्बिडिटी यानी कि उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उस डिसऑर्डर के साथ कोई और डिसऑर्डर आ जाए तो वो चल रहे होते हैं तो उनको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। थेरेपीज एंड टेक्निक्स आपको फिर बताई जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक फोबिया। जी, स्पेसिफिक फोबिया क्या है? एक खास किस्म का खौफ, ठीक है? किसी भी खास चीज़ से जब हमें खौफ महसूस होता है तो उसको हम स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि मुझे बुलंदी पे जाने से डर लगता है या मुझे फ्लाइंग करने से डर लगता है, किसी जानवर से डर लगता है। ठीक है? या किसी पर्सन को इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है, खून देखने से डर लगता है। इसी तरह बच्चों में आपने देखा होगा कि जब उनको खौफ महसूस होता है, तो वो अपना खौफ किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि या तो वो रोते हैं या वो अपने वालिदैन के साथ चिपक जाते हैं, किसी प्यारे के साथ चिपक जाते हैं या वो उन पे घबराहट तारी हो जाती है। इस तरह से वो अपना बिहेवियर शो करते हैं। जो हमारे पास बी है क्राइटेरिया उसमें ये है कि जो खौफ है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब ये खौफ जो आपको होता है वो क्या करता है, सबसे पहले आपको एंग्जायटी दिलाता है। ठीक है? एंग्जायटी क्या होती है? घबराहट होती है, परेशानी होती है, बार-बार उस सोच का आना कि मुझे ये चीज़ जो उस चीज़ से वो पर्सन परेशान हो रहा होता है, घबरा रहा होता है और उसकी वजह से फिर नेक्स्ट जो बाकी सिम्पटम्स आते हैं वो फर्दर उसको फिर सबको नज़र आ रहे होते हैं। तो फोबिया की सिचुएशन की वजह से पर्सन को खौफ के साथ एंग्जायटी भी होती है। जी, उसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है सी क्राइटेरिया कि आम जो बंदा होता है, आम जो पर्सन होता है उसको जितना खौफ आता है उससे कहीं ज़्यादा उस पर्सन को खौफ बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है? तो एक इंसान जिसको खौफ आता है या तो वो बेहोश होके गिर जाता है या वो काँपना शुरू हो जाता है या वो उस सिचुएशन को अवॉइड करने की सोचने लग जाता है। मतलब ये वाली सारी चीज़ें स्टार्ट होने लगती हैं उस पर्सन के साथ। यानी कि आम बंदे से ज़्यादा उस पर्सन को ज़्यादा खौफ महसूस होता है। अगला हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि जो ये पर्सन होता है जिसको स्पेसिफिक फोबिया होता है वो क्या करता है कि अवॉइड करता है और जो उसका जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है यानी कि जहाँ पे वो रहता है वो ये भी देखता है कि अगर मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ तो लोग इसको किस तरह से देखेंगे, लोग मुझे जज करेंगे या वो कहेंगे कि ये तो मतलब इतना बुज़दिल है, इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मतलब ये इस तरह से कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के ख़यालात की वजह से भी उसको बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है और वो इन चीज़ों को सोचने की वजह से भी सिचुएशन को अवॉइड करता है। सबसे स्पेशल जो मेन जो पॉइंट है इसका स्पेसिफिक फोबिया का कि अगर किसी को फोबिया हो, स्पेसिफिक फोबिया हो, किसी खास चीज़ से फोबिया हो तो उस की ख़ास जो बात ये होती है कि अगर कोई पर्सन 6 महीने तक या 6 महीनों से ज़्यादा किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करता है, किसी ख़ास चीज़ को अवॉइड करता है, कहीं जाने से अवॉइड करता है। जैसे यहाँ पे इंजेक्शन की बात की है, तो वो इंजेक्शन नहीं लगवाता या किसी ख़ास एनिमल से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे बाज़ लोग छिपकली से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लिज़र्ड से। बाज़ लोग हैन से डर जाते हैं, हालाँकि वो मुर्गी कुछ कर नहीं पाती है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये उस पर्सन पे होता है कि वो किस चीज़ से डर रहा है। तो वो उसका जो क्राइटेरिया है कि 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा कोई पर्सन अगर डरता है, तो वो क्राइटेरिया भी मीट कर रहा होता है कि वो स्पेसिफिक फोबिया का शिकार है। नेक्स्ट इसके बाद ये आता है कि इस फोबिया की वजह से उसकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो अपनी सोशल सेटिंग में जहाँ पे लोगों के साथ उसने बातचीत करनी होती है, मिलना होता है, कहीं जाना होता है, वहाँ पे उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती हैं या अपनी वर्क सेटिंग में जहाँ जॉब कर रहा होता है वहाँ पे उसको अगर वो चीज़ नज़र आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जायटी का शिकार हो जाता है और अपने काम पे तवज्जो नहीं दे पाता और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करता है और उसकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उनमें जो फंक्शनिंग है वो सही प्रॉपर्ली हो नहीं पाती।
इससे नेक्स्ट वाला क्राइटेरिया ये है फोबिया का, स्पेसिफिक फोबिया का, कि अगर किसी पर्सन को स्पेसिफिक फोबिया है तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि उसको कोई भी फिजिकल सिम्टम नहीं होनी चाहिए, या उसके साथ कोई और डिसऑर्डर उसको अगर हम देखते हैं तो उसकी कोई और वजह वो नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई खास डिसऑर्डर जो है वो उसको हम देखते हैं कि नहीं होना चाहिए। अगर किसी और डिसऑर्डर की वजह से ऐसा है तो फिर ये और तरह की चीज़ कहलाएगी, यानी कि इसमें कोई मेंटल डिसऑर्डर दूसरा शामिल ना हो। स्पेसिफिक फोबिया अगर किसी को है तो सिर्फ स्पेसिफिक फोबिया ही होगा, यानी कि इसमें हमें खास तौर पर देखना पड़ता है कि हम एक पर्सन को ओसीडी तो नहीं है, या पर्सन को पीटीएसडी तो नहीं है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो नहीं है, या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर तो नहीं है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर पैनिक लाइक सिम्टम्स हैं तो किस वजह से हैं, यानी कि हमें सिर्फ एक खास डोमेन में रहते हुए उस चीज़ को जांचना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसको असेस करने के लिए टेस्ट होते हैं, टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं पेशेंट्स पे, फिर उस वजह से हमें फिर पता चल जाता है कि इसको सिर्फ एक डिसऑर्डर है या इसको और डिसऑर्डर्स भी हैं जो कोमॉर्बिडिटी के तौर पर आ रहे होते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास है सोशल फोबिया। अब सोशल फोबिया, सोशल नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि लोग जो बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करते हैं, उनको खौफ महसूस होता है कि कहीं उनके साथ कुछ हो ना जाए या कुछ बुरा ना हो जाए, कोई किसी को खाते हुए, कोई मुझे खाते हुए ना देख ले, या कोई मुझे पीते हुए ना देख ले, लोग मुझे बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, और लोग मुझे जानते नहीं हैं लेकिन मेरे बारे में अजीब सी राय जो है वो कर रहे हैं, राय रख रहे हैं, या मेरे साथ कोई कुछ बुरा ना कर दे, या उनको बोलने में मसला होता है कि वो बोल नहीं पा रहे होते दूसरों के सामने। तो ये सब तभी होता है जब ये सोशल फोबिया किसी पर्सन को होता है, किसी गैदरिंग में वो जाने से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहा हो, अपनी बात ना कह पा रहा हो, और उसको लगता हो कि वो लोगों के दरमियान नहीं बैठ सकता, वो बात नहीं कर सकता, वो अपनी एबिलिटीज़ को लेकर नहीं चल सकता। इसका जो बी क्राइटेरिया है उसमें ये दिखाया जाता है कि वो जो पर्सन है वो सोशल गैदरिंग्स के साथ नेगेटिवली एसोसिएशंस डेवलप हो जाती हैं उसकी। अगर किसी पर्सन को कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ, किसी गैदरिंग में जाने का इत्तेफाक हुआ और उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि वो कहीं गिर गया, या उसके किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई ट्रॉमा ऐसा गुजरा वहाँ पर कि फिर उसके बाद उसने सोचा कि मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लोगों के दरमियान नहीं जाना चाहिए, तो उस एक जो ट्रॉमा है या एक जो इवेंट है उसकी वजह से वो फिर जो फियर है उसके साथ डेवलप हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिवली एसोसिएशन डेवलप कर देता है उन जगहों के साथ जहाँ पे उसको जाना पड़ता है, जहाँ पर दूसरे लोग उसका इंतजार करते हैं मगर वो नहीं जाना पसंद करता। इसकी मिसाल हम यूँ ही ले लेते हैं कि कहीं शादी पे कोई पर्सन गया हुआ है और वो कहीं गिर गया है, या उससे कोई चीज़ गिर गई है और बाकी सबने उसका मज़ाक उड़ा लिया है। अब उस पर्सन की सेंसिटिविटी पे ये बात रिलाई करती है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से उसने उस चीज़ को ज़्यादा फ़ील कर लिया है। अब वो क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम किसी की शादी पे नहीं जाएगा, या वो नेक्स्ट टाइम किसी भी ऐसी गैदरिंग में नहीं जाएगा जहाँ पे उसने चीज़ें उठानी है, पकड़नी है या उसने रखनी है, क्योंकि उसको यही फ़ील हो रहा होगा कि वो अपनी एबिलिटीज़ को साथ लेके नहीं चल सकता और उसके साथ दोबारा से उससे गलती कोई हो जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो अपनी ज़ात को रिजेक्ट करेगा और वहाँ जाने से खुद को रोकेगा, ठीक है। और यहाँ ना जाने का पर्पस एक और भी होता है कि लोग मुझे जज करेंगे या लोग मेरे बारे में अजीब तरह की राय रखेंगे, और नेगेटिव जो एसोसिएशन है लोग भी डेवलप करेंगे, नेगेटिव थॉट्स मेरे बारे में रखेंगे। जैसे बाज़ लोग होते हैं वो कहते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं कि मेरे पास फलां चीज़ नहीं है, या मेरे पास फलां चीज़ नहीं है, या मेरे अच्छे कपड़े नहीं लग रहे, या मेरे अंदर कोई कमी है। तो मतलब ये वाली जो एसोसिएशंस हैं वो इसके साथ जब होती हैं तब भी वो सोशल गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करता, उनको अवॉइड करता है। और फिर इसका क्राइटेरिया इसी तरह उसके साथ एंजाइटी डेवलप हो जाती है, और एंजाइटी क्या होती है, घबराहट वगैरह होना। चिल्ड्रंस में उसी तरह से कि बच्चे जो है जब ये चीज़ महसूस करते हैं गैदरिंग्स में उनके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है और वो सोशल सेटिंग्स में जाना पसंद नहीं करते, और सोशल सेटिंग्स में अगर उनके पेरेंट्स उनको लेके जाना चाह रहे होते हैं तो वो रोते हैं या वो उनके साथ चिपक जाते हैं और बार बार यही कहते हैं कि हमने नहीं जाना, या वो गिर जाते हैं। इस तरह की सिचुएशंस वो बच्चों में आपको देखने को मिली होंगी। जैसे कि बच्चे जो है वो शुरू में स्कूल्स में जाना पसंद नहीं कर रहे होते और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमें नहीं जाना या हम घर रहना पसंद करेंगे, इस तरह की सिचुएशन। लेकिन ये उस सिचुएशन में है कि अगर इस चीज़ को 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाए या 6 मंथ से ज़्यादा की ड्यूरेशन हो जाए। नेक्स्ट आगे ये है कि वो अवॉइड करते हैं, और उसके बाद ये है कि वो उनकी जो सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको देखते हुए भी उनमें ये बहुत ज़्यादा खौफ रहता है कि लोग मेरे बारे में किस तरह की इवैल्यूएशन करेंगे, तो इस वजह से भी वो उन सेटिंग्स में नहीं जाते। नेक्स्ट हमारे पास इसका
एफ क्राइटेरिया ये है कि वो 6 मंथ्स या 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। और फिर उनकी जो डी क्राइटेरिया में ये है कि उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, वो अपनी बात कह नहीं पाते, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, लोग अपनी बात समझा नहीं पाते और उनमें जो भी प्रॉब्लम चल रहा होता है वो अपने कामों को पूरा नहीं कर पा रहे होते। जिस पर्सन से मिलना होता है, जिसके साथ उसने काम करना होता है, उसके साथ काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको अपने आप पर उस तरह का यकीन नहीं होता और उस खौफ में मुब्तला होते हैं कि वो हमारे बारे में कोई राय कायम करेंगे, वो बिल्कुल नेगेटिव होगी क्योंकि उनको अपनी ज़ात पे यकीन नहीं होता इस तरह से कि वो अपनी सिचुएशन को कवर कर सकते हैं या वो उसी से निकल सकते हैं। वो बार-बार एक ही जो नेगेटिव थॉट होती है उसको लेके चलते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और अपनी लाइफ जो फंक्शनल लाइफ है, उनकी नॉर्मल लाइफ है, उसमें प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे होते, अपनी जॉब सेटिंग में सही काम नहीं कर पा रहे होते। और फिर इसका नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि जो ये फियर है, ये एंग्जायटी है, जो ये सोशल फोबिया की वजह से है, वो किसी भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से यानी कि सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन ड्रग लेता है या कोई मेडिसिन लेता है और उसकी वजह से उसको खौफ महसूस हो गया है, तो हम नहीं कह सकते कि उसको ये सोशल फोबिया है या कोई और मेडिकल कंडीशन है। किसी पर्सन को अगर पैरालिसिस हो गया, कोई पर्सन जिसको फालिद का अटैक हो गया है और अगर वो नहीं जाना चाह रहा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सोशल फोबिया में आएगा क्योंकि अब उसको अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से ये फील हो रहा है कि वो नहीं जा पा सकता खुद और उसको किसी की असिस्टेंस चाहिए होगी, किसी की मदद के बगैर वो कहीं नहीं जा सकता या उसमें विल पावर नहीं है। तो ये बाकी जो सिचुएशन है, बाकी जो कंडीशन है, उनको देखा जाएगा। तो इन कंडीशंस की वजह से हम ये नहीं कहेंगे किसी सब्सटेंस की वजह से यानी किसी मेडिकेशन की वजह से या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से उसमें अगर कोई फियर वगैरह है या वो उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसको सोशल फोबिया है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्राइटेरिया है कि जो फियर, एंग्जायटी या जो अवॉइडेंस है सोशल फोबिया में, उसको हम किसी मेंटल डिसऑर्डर, किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर में नहीं लेंगे। अगर किसी को पैनिक डिसऑर्डर है या बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसको सोशल फोबिया इस वजह से भी है। अगर किसी को सोशल फोबिया है तो उसकी अपनी सिम्टम्स हैं, अपना क्राइटेरिया है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में एक पर्सन जो होता है, ये हम ज़्यादातर बच्चों में होती है, जिसमें बच्चा अपने आप में मगन रहता है और वो बात नहीं करता, उसको बहुत ज़्यादा शाय फील करता है, तो बात नहीं करता, कम्युनिकेशन गैप होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर कोई बच्चा नहीं बोल रहा या कोई बात नहीं कर रहा, किसी जिसको ऑटिज्म है, जो अपने आप में मगन है, तो वो हमारे पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम अलग डिसऑर्डर है और सोशल फोबिया अलग डिसऑर्डर है। सोशल फोबिया में एंग्जायटी को हम देखेंगे, ठीक है। एंग्जायटी अगर उसमें होगी तो हम कहेंगे कि अच्छा ये बाकी जो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो वो हमारे पास सोशल फोबिया होगा। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन को लगता है कि उसकी बॉडी में कुछ कमी है, यानी कि अगर वो दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह बहुत खूबसूरत नहीं है या उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह दूसरे लोगों के हैं और वो परफेक्शनिज्म नहीं है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि बाकी लोग मेरे बारे में इस तरह की राय ना रखें, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करेगा, तो इसको हम इसमें नहीं लाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि सोशल फोबिया में एंग्जायटी और फियर दोनों जो है ना वो साथ साथ चल रहे होंगे। पैनिक डिसऑर्डर जिसमें फेंट होने की सिचुएशन होती है, पर्सन जो है वो बेहोश वगैरह हो जाता है और उसका सांस जो है वो बहुत ज़्यादा फूलता है और उसको सांस नहीं आ पा रहा होता, बात नहीं कर पा रहा होता, उसकी सिचुएशन और तरह की होती है। पैनिक डिसऑर्डर और तरह का है। तो पैनिक डिसऑर्डर किसी एक वक्त में किसी भी सडनली एक्ट में हो रहा होता है, लेकिन सोशल फोबिया जब एक पर्सन बार बार एक चीज़ से अवॉइड करे तो हम उसको पहचान जाएंगे कि ये सोशल फोबिया है। आगे हमारे पास है कि जैसे हमारे पास बाकी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, पार्किंसन डिजीज है, ओबेसिटी है या डिसफिगरमेंट फ्रॉम बर्न्स और इंजरीज, इन वजह से अगर कोई पर्सन अवॉइड कर रहा है तो हम इसको इस क्राइटेरिया में नहीं लाएंगे। और अगर कोई बोलने से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या पब्लिक में स्पीकिंग में अपने आप को अवॉइड कर रहा है, तो फिर ये उसकी देखा जाएगा कि क्या सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से है। अगर कोई पर्सन जा भी रहा है लेकिन वहाँ सिर्फ बोल नहीं रहा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सोशल फोबिया यानी वो पर्सन वहाँ जाएगा ही नहीं, सोशल गैदरिंग्स में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको फियर होगा बहुत ज़्यादा और इसकी जो कंडीशन होगी वो चेंज होती जाएगी। पहले फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के साथ फिजिकल इफेक्ट्स आते हैं। जो फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं उनको दूसरों के सामने ना लाने के लिए वो पर्सन अवॉइड करता है और दूसरों अपनी जो कंडीशन है उसको बेहतर करने के लिए भी वो फिर इन चीज़ों को अवॉइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया होता है कि आपको फियर डेवलप हो या एंग्जाइटी हो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से। अब हमारे पास 5 सिचुएशन है। कोई पर्सन ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको यूज़ नहीं करता, उसको खौफ आता है, यानी कि वो गाड़ियों से डरता है, बसें से डरता है। कुछ लोग कहते हैं, एक पेशेंट थे वो आए थे हमारे पास, तो उन्होंने हमें बताया कि मुझे बस में जो बस है उसमें उसके शीशे बिल्कुल ऊपर होते हैं और बंद हो जाती है, तो उसमें जाने से बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। ये बस में और ट्रेन में, शिप में जो ओपन नहीं हो सकती, जो एक ख़ास टाइम पे ओपन होती हैं,
तो उनमें जाने से उनको डर लगता था। उनको लगता था कि वो जब जाएँगे तो कोई हादसा ना हो जाए और वो अपनी जान कैसे बचाएँगे, तो उनको सिर्फ़ ये वाली थॉट आती थी। या वो कहते थे कि मुझे लिफ्ट पे जाने से डर लगता है कि मैं लिफ्ट में जब सफ़र कर रहा होता हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, खौफ़ महसूस होता है और मुझे लगता है कि लिफ्ट कहीं रुक ना जाए। तो ये वाले जो खौफ़ होते हैं, ये जो एसोसिएशंस डेवलप की जाती हैं, ये किसी न किसी इवेंट की वजह से, यानी कोई इवेंट ऐसा हो जाता है, किसी को कोई पर्सन अगर देख लेता है ऐसे इवेंट के साथ, तो वो फिर अपने साथ एसोसिएट कर लेता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। ठीक है? तो इस तरह की सिचुएशन जब अगर हो जाती है किसी पर्सन के साथ, उसको हम अगोराफोबिया में लाते हैं। अगर कोई ओपन स्पेसेस में जाना पसंद नहीं कर रहा और उसको फ़ियर डेवलप हो गया है ओपन स्पेसेस जो बहुत खुली जगह हैं, जैसे पार्किंग लॉट्स है या मार्केट प्लेसेस हैं या ब्रिजेस हैं। कुछ लोग जो है वो पुल से जाना नहीं पसंद कर पा रहे होते या मार्केट्स में जाना नहीं पसंद कर पा रहे होते। उनको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है उनके लिए ये अब्ज़ॉर्ब करना, जाना, वहाँ से चीज़ें लेना, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। तो ये वाली चीज़ जो है वो अगोराफोबिया में आ जाती है। इन क्लोज़ स्पेसेस एक हमारे पास पेशेंट आए थे, वो कहते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, अपने रूम में मैं जाता हूँ, अपने घर में जाता हूँ तो वो कहते थे कि मैं अपनी जो उनकी जो बीवी है वो वाइफ़ है, उनको बहुत ज़्यादा शिकायत करती थी कि जैसे ही ये घर आते हैं अपनी जॉब सेटिंग से, तो इनको ये होता है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ या हम कहीं बाहर चले जाते हैं, हम वॉक पे जाते हैं, तो वो हर वक़्त अपनी जो वाइफ़ है उनको बाहर लेके चले जाते थे, क्योंकि उनको क्लोज़ स्पेसेस से बहुत ज़्यादा फ़ियर डेवलप हुआ था, उनको बहुत ज़्यादा खौफ़ महसूस होता था। या ये क्योंकि ये जो चीज़ें होती है, ये हमारे पास किसी न किसी एसोसिएशन की वजह से होती है, किसी न किसी ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से होती है। कोई या किसी को देख ले या खुद पे उस बंदा उस या वो खुद पर्सन जो है उस चीज़ को फ़ील करे, कोई उसके साथ ऐसा इवेंट हो जाए तो वो फिर एसोसिएशन ऐसी डेवलप करता है। किसी के साथ अगर शॉप्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो उसको खौफ आएगा कि वो शॉप्स पे ना जाए। छोटी जो बंद दुकानें होती हैं वहाँ पे जाने से वो बंदा अवॉइड करेगा, या सिनेमाज़ या थिएटर्स जहाँ पे बिल्कुल वो रूम बंद होता है तो वहाँ पर जाने से उनको बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको बचपन में जो पेरेंट्स हैं वो कमरे में बंद कर देते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि वो उनकी बात माने, या वो जो चीज़ समझाना चाह रहे होते हैं वो समझाने के लिए वो उनको ऐसा पनिशमेंट देते हैं। तो उनकी जो एसोसिएशन होती है वो अंधेरे के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेवलप हो जाती है। उनको बहुत ज़्यादा फ़ियर फ़ील होता है। फिर कहीं भी किसी रूम में भी वो अंधेरे में जाना पसंद नहीं करते, ना ही वो रात में निकलना पसंद करते हैं। तो ये जो चीज़ होती है वो अगोराफोबिया में आती है, जिनकी बेसिस जो है वो या तो चाइल्डहुड में आती है, बचपन में आती है, या फिर लेटर ऑन एजेस में किसी भी वक़्त जब वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और उनके साथ कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, तब वो उनके साथ ये चीज़ें साथ-साथ चल रही होती हैं। किसी को इस तरह से खौफ महसूस होता है कि वो लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, या वो किसी क्राउड का हिस्सा अगर हो जाए तो फिर उसको बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है। अगर कोई अपने घर के बाहर अकेला है तो भी उसको खौफ महसूस होता है, क्योंकि उसको चाहिए होता है किसी न किसी की असिस्टेंस चाहिए होती है, किसी का ना किसी का साथ चाहिए होता है। उसको इस तरह से फ़ियर डेवलप होता है, क्योंकि अब बैक की जो हिस्ट्री देखी जाएगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि पर्सन को उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल साथ-साथ रखा है, कभी कहीं अकेले नहीं भेजा, तो अब उसको फ़ियर डेवलप हो जाता है। उसको अकेले जाने पे वो उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली, उस तरह का इनिशिएटिव उसने कभी नहीं लिया, तो उसको खौफ महसूस होता है इस तरह अकेले जाने पे। अमूमन ये बच्चों में देखा जाता है, बचपन में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह से कहते हैं कि नहीं अकेले नहीं जाना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो इस तरह की थॉट्स बच्चों में डेवलप कर देते हैं। और लोग ये होता है ऐसे कि बचपन में बच्चों को इस तरह से समझाना चाहिए कि बाहर आपको इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी के साथ जाना चाहिए, लेकिन साथ जो बाकी चीज़ें डेवलप कर दी जाती हैं कि फलाँ चीज़ हो जाएगी, आपके साथ ऐसा इवेंट हो जाएगा, ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, तो वो पहले से अज़्यूम कर लेते हैं चीज़ों को, और फिर जब वो थोड़ा-सा बड़े होते हैं तो वो फिर उनकी चीज़ माइंड में बैठी होती है, तो उस चीज़ को वो कवर नहीं कर पाते और वो समझते हैं कि उनके साथ नेक्स्ट भी ऐसा ही होगा। तो वो फिर घर से बाहर अकेले जाने से खौफ महसूस करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास बी क्राइटेरिया है उसमें ये बताया जाता है कि जो पर्सन है उसको खौफ या जब महसूस होता है, या जो ये सेटिंग्स हैं, ये जो सिचुएशंस हैं जिनको वो अवॉइड करता है, वो सिर्फ़ इस वज़ह से कि वो अपनी सोचों से बाहर निकल सके, और क्योंकि अगर कोई घर से बाहर अकेले जाएगा तो उसको खौफ महसूस होगा। हर वक़्त तो खौफ नहीं महसूस होगा, क्योंकि उस सिचुएशन से जब उसका एनकाउंटर होगा तो खौफ महसूस होगा। अगर किसी को बस पे सफ़र करना पड़ रहा है और उसका खौफ बस के साथ डेवलप हुआ है, तो अब जब वो बस पे सफ़र करेगा तो खौफ महसूस होगा। तो जब जिस चीज़ के साथ एनकाउंटर हुआ है, जिस भी चीज़ के साथ उस सोच को दूर करने के लिए, उससे भागने के लिए वो जो पर्सन है बार-बार खुद को उस सिचुएशन से अवॉइड कर रहा होता है, और जब उसका ऐसा हो जाता है, एनकाउंटर ऐसा हो जाता है, तो पैनिक लाइक उसकी सिम्पटम्स हो जाती हैं, यानी कि उसको बेहोशी की तरह की उसकी जो सिम्पटम्स होती हैं, जैसे उसके जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और रंग उसका येलो हो जाएगा, पेल हो जाएगा बिल्कुल, या वो बहुत ज़्यादा कपकपाहट महसूस करेगा, या वो गिरने की सिचुएशन में खुद को महसूस करेगा। तो इस तरह की चीज़ें उसके साथ होंगी। ये अगोराफोबिया में जो ख़ास जिन चीज़ों के साथ 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के साथ जिन खौफ का डेवलप हुआ होता है, उनके साथ ये चीज़ें डेवलप होने की वजह से जब खौफ उन पे आता है तो इन चीज़ों का देखा जा सकता है। आगे हमारे पास है कि खौफ के साथ एंग्ज़ायटी डेवलप होती है। सी क्राइटेरिया ये है, और डी क्राइटेरिया हमारे पास ये है
कि पेशेंट जो है वो अवॉइड कर रहा होता है इन चीज़ों से, उस एंग्जाइटी को अवॉइड कर रहा होता है, उस फियर को इनकाउंटर से पहले ही, उस सिचुएशन के इनकाउंटर से पहले ही खुद को अवॉइड कर रहा होता है। आगे हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि जो सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो पर्सन है कि लोग मेरे बारे में इस तरह की राय ना रखें अजीब तरह की, और मैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना हो जाऊँ या मैं सही काम ना कर पाऊँ, उन चीज़ों को देखने की। अगर कोई किसी, जैसे इसकी एग्जाम्पल मैं यूँ ले देती हूँ कि आप किसी कज़न के साथ बस में सफ़र करने जा रहे हैं और आपको पता है कि बस से आपको फ़ोबिया है, आपको डर लगता है। अब आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके कज़न पे वो चीज़ रिवील हो, वो चीज़ ज़ाहिर हो कि आपका खौफ़ इस चीज़ से एसोसिएट हुआ है, क्योंकि वो आपको सिर्फ़ यही कहेगा कि इस चीज़ में तो बिल्कुल भी खौफ़ महसूस नहीं होना चाहिए, ये तो आम सी चीज़ है, आपको क्यों खौफ़ महसूस हो रहा है, फलाँ-फलाँ, इस तरह की जो चीज़ें वो सोचेगा, तो उसको ये फिर इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए और सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में खुद को बेहतर साबित करने के लिए भी वो सिचुएशंस को अवॉइड करता है कि मैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना हो जाऊँ या किसी खौफ़ और ख़तरे का सामना ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि इस डिसऑर्डर को भी 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा का वक़्त चाहिए होता है, तब हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि उसको अगोराफोबिया है। नेक्स्ट जो उसके बाद है कि उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग लाइफ की जो है वो प्रॉब्लम में आई हुई होती है। किसी ने अगर गाड़ियों में सफ़र करना है और अब उसके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी और जगह पे जाने, एक दिन तो उसने चल के, बहुत लंबा रास्ता था, चल के उसने अपनी जॉब सेटिंग पे वो पहुँच गया, लेकिन उससे अगले दिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब गाड़ियाँ जो हैं उसको उस तरह से अवेलेबल नहीं है और वही गाड़ी जिसके साथ उसकी एसोसिएशन डेवलप है, यानी कि बस के साथ उसको जाना पड़ेगा, तो उस फियर को बार-बार सोचेगा और उसकी उन थॉट्स की वजह से वो खुद को परेशान हमेशा से महसूस करेगा। इसी तरह बाकी जो फोबियाज़ के सिम्पटम्स हैं, बाकी जो फोबियाज़ की जो पार्ट्स हैं, उनको देखते हुए भी हर पेशेंट के साथ ये अलग-अलग तरह से ये चीज़ साथ चलती है। फिर आगे मेडिकल कंडीशन कोई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है और उसको फिर फोबिया है, तो देखा जाएगा कि वो किस वजह से है। यानी कि किसी को अगर बाउल डिज़ीज़ है या पार्किंसन डिज़ीज़ है या किसी और वजह से चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इसको सोशल फोबिया है। अब हमारे पास इसमें है कि कोई और मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जिसमें साइकोटिक डिसऑर्डर्स आते हैं या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, उनकी वजह से अगर ऐसा हो रहा है कि कोई पेशेंट अवॉइड कर रहा है, तो हम ये फिर नहीं कहेंगे कि इसको अगोराफोबिया है। नेक्स्ट अब चलते हैं काज़ेज़ की तरफ। काज़ेज़ हमारे पास जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल के बाय पेरेंट्स बाय बर्थ आ रहे होते हैं। अगर कज़न्स के साथ मैरिज हो रही है, किसी की कज़न्स के साथ शादी हो रही है, तो अब वो जो चीज़ है उनके पेरेंट्स के थ्रू वो चीज़ आ रही है बच्चों में, फिर बच्चों में आगे वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं इस वजह से होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव करते हैं अपने बच्चों को और किसी न किसी ख़ास चीज़ के साथ एनकाउंटर उनका नहीं होता और वो फिर फर्स्ट टाइम उनका जब किसी चीज़ से सामना होता है, तो कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, तो वो फिर वजह बन जाता है इस डिसऑर्डर की। या बचपन में या किसी भी टाइम ऐसे टाइम पे कि पेरेंट्स जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है या वो सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि बच्चे जो है हॉस्टल में बचपन से ही चले जाते हैं या किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है, फिजिकल अब्यूज़ हो जाता है, कोई नेगेटिव ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है। ये सारी सिचुएशंस जब अगर किसी के साथ हो, इनमें से जो सिचुएशंस किसी के साथ भी हों, तो वो काज़ेज़ हो जाती हैं, वजह बन जाती हैं इन डिसऑर्डर्स की। तो उन पर्सन को सोशल फोबिया या अगोराफोबिया या स्पेसिफिक फोबिया उनका डेवलप हो जाता है। आगे हमारे पास है टेम्परामेंटल फैक्टर के कोई नेगेटिव इफेक्टिविटी की न्यूरोटिसिज्म या बिहेवियरल इनहिबिशन किसी भी पर्सन को खुद पे बहुत ज़्यादा होता है कि अगर किसी पर्सन का ऐसा बिहेवियर है कि वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है और उस अथॉरिटेटिव बिहेवियर होने की वजह से वो अब उस बच्चे पर या दूसरे पर्सन पर ऐसा कोई इफेक्ट डालता है कि वो बच्चा या वो बड़ा वो डर जाता है किसी खास चीज़ से या कोई उसको कुछ काम करने पर मजबूर करता है और वो डर जाता है, तो वो हमारे पास इस तरह से फोबिया की जो डिसऑर्डर है वो काज कर देता है। या किसी को कुछ कहने नहीं दिया था, किसी को बर्ताव करने से या कोई बिहेवियर को शो करने से कोई रोक देता है, कोई बोलने से रोक देता है, कहीं जाने से रोक देता है। यानी अगर कोई कहे कि पार्क में तुमने नहीं जाना या तुमने शॉप में नहीं जाना, यानी कि पेरेंट्स का भी इनमें बहुत ज़्यादा रोल होता है या कोई अथॉरिटेटिव पर्सन जो घर में हो या आउट सेटिंग में हो, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो कहीं से भी आ जाती है कि कोई अथॉरिटेटिव पर्सन किसी तरह का भी इस तरह का इफेक्ट दे रहा है कि कोई अपने बिहेवियर्स को इस तरह से शो नहीं कर पा रहा, उसके बिहेवियर्स जो है वो इनहिबिट हो रहे हैं और वो अपनी ज़ात को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो फिर उन चीज़ों को अवॉइड करेगा और उसका जो फियर है वो एसोसिएट हो जाएगा। अच्छा, वो मॉर्बिडिटी देखते हैं कि जो फियर्स हैं, फोबियाज़ हैं, इनके साथ बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। पहले फोबियाज़ होते हैं और फोबियाज़ के बाद फिर डिप्रेशन, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, पीटीएसडी, बाइपोलर डिसऑर्डर या इम्पल्सिव डिसऑर्डर, ये चीज़ें भी हमारे को देखने को मिलती हैं, ये चीज़ें भी आ जाती हैं। अब हमारे पास इनमें हम जाते हैं इंटरवेंशंस की तरफ, थेरेपीज़ की तरफ। ट्रीटमेंट्स किस तरह से है, इसमें हमारे पास है डीप ब्रीथिंग, एक्सपोजर थेरेपी, सीबीटी थेरेपी, पीएमआर थेरेपी, डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी। आज जो हमने फोबियाज़ के अकॉर्डिंग पढ़ा है, हमने फोबियाज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें देखी हैं, हम उसमें करेंगे डीप ब्रीथिंग, एक्सपोजर थेरेपी और कॉग्निटिव
बिहेवियरल थेरेपी, जिसको सीबीटी थेरेपी कहा जाता है। सबसे फर्स्ट में हमारे पास आती है डीप ब्रीथिंग टेक्निक। डीप ब्रीथिंग टेक्निक जो सांस लेने की मशक जिसे हम कहते हैं, आप तस्वीर में भी देख सकते होंगे, एक जो कार्टून है उसको किस तरह से इनहेल और एक्सहेल करिए, उसके एब्डोमेन यानी कि जो पेट पे जिसका इफेक्ट है वो भी आप देख सकते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है कि आपने साइलेंटली बैठना होता है और ऐसी जगह पे बैठना होता है कि जहाँ पे आपको सुकून महसूस हो। पुरसुकून जगह पे आपने बैठना होता है, या आप लेट जाएं, लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, और खामोशी से आपने अपनी आंखों को बंद करना होता है। उसके बाद अपने मुंह को बंद करके नाक से लंबा सा सांस लेना होता है, जितना आप ले सकते हैं, इतना लंबा सांस जितना आप ले सकते हैं आपने नाक से सांस लेना होता है। उसके बाद आप उसको कुछ सेकंड्स के लिए अंदर रोकते हैं। अब आपने जब रोका है 15 सेकंड्स के लिए, 8 सेकंड्स के लिए, या आपकी स्पेशलिटी भी है कि आप कितना रोक सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन की हार्ट की कंडीशन से होता है या ब्रीदिंग रेट पे होता है कि वो कितना रोक सकता है। तो ये आपकी अपनी एबिलिटी पे होता है कि आप कितना रोक सकते हैं। अब रोकने के दौरान आपने क्या सोचना होता है कि जो फियर है, जो सिचुएशन आप पे आई हुई है, अब आपको फियर आया हुआ है, आप एंजाइटी का शिकार हैं, आपके हाथ पैर फूले हुए हैं, आपका सांस बहुत तेज चल रहा है, तो आपने जब ये एक्टिविटी करनी है तो उस दौरान आपने जब सोचना है कि जब आपने सांस रोका है तो आपने ये सोचना है कि मेरे ब्रेन के मसल्स में, मेरे सेल्स में ऑक्सीजन जा रही है, और उन एरियाज में जहाँ पे ब्लड का फ्लो नॉर्मल नहीं है, डिस्टर्ब हुआ हुआ है, वहां पर जब ये ऑक्सीजन जाएगी तो यहाँ वहां पर जाकर ये एक मेडिसिन का काम करेगी, और मेरे जो इमोशंस हैं, जो मेरी फियर है, जो मेरे परेशानी, एंजाइटी जो स्टार्ट हुई है, वो बैलेंस हो जाएगी, और वो ऐसा हो भी जाता है। जब आप इसको रोकते हैं और इस तरह सोचते हैं, फिर आप हल्के हल्के मुंह से इसको निकालते हैं। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता है। आप सांस नाक से लेते हैं मुंह बंद करके, और फिर आपने सांस को मुंह से निकालना होता है, यानी इनहेल आपने नाक से करना है और एक्सहेल आपने माउथ से करना है, और ये प्रोसेस इस तरह से चलता है। और जब आप ले रहे हो सांस तो आपने इस तरह से सांस लेना है कि आपके कानों को आवाज आए, आपने तवज्जो से लेना होता है, और आपके पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपको फील होगा कि आपके जो मसल्स हैं एब्डोमेन के वो स्ट्रेच हो रहे हैं। फिर जब आप उसको रोकेंगे, उस ड्यूरेशन में जो आपकी ऑक्सीजन है ब्रेन के उन मसल्स में, उन सेल्स में पहुंच जाएगी जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्योंकि ब्रेन ही हमारा पूरी बॉडी में हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो ओवर थॉट्स होती हैं किसी भी फियर को लेकर, वो तभी बैलेंस होती हैं, और आपकी फिजिकल कंडीशन तभी बैलेंस होती है। और जब आप मुँह से निकाल रहे हो उस वक्त ही आपने ध्यान से, तवज्जो से अपने उस सांस को सुनना होता है। इसको जितनी बार भी आप करें उतना आपकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। अगर किसी को फियर की वजह से, किसी खास चीज़ के खौफ की वजह से, कहीं जाने की वजह से बहुत ज़्यादा फियर डेवलप होता है, सोच के भी उसको बहुत डर लगता है, उस जगह से जाने से पहले भी उसको ये डर लगता है, और अब उसने उस जगह पे रोज जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही होगी, उसकी बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो रही होंगी। तो ये जो डीप ब्रीदिंग टेक्निक है, ये आप जब भी करें तो इससे आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी, आपका जो इमोशंस हैं, आपके जो फियर्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे, और ये इमीडिएट रिस्पांस के लिए होती है। आगे एक्सपोजर थेरेपी है। एक्सपोजर थेरेपी, आप अपने फियर से एक्सपोज करें खुद को, जो भी आपका खौफ है, आपको लग रहा है, आपको डर लगता है वहां जाने से, आप किसी भी तरह से वहां जाएं। अगर आपको लगता है कि अकेले नहीं जाते, पहली बार नहीं जा सकते, तो आप किसी को साथ लेकर जाएं, और आप फिर रिहर्सल करें, आप दोबारा से उस जगह पे फिर खुद अकेले जाएं, 2-3 मरतबा किसी को साथ लेके चले जाएं, और फिर आप अकेले चले जाएं। मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे आपको डर लगता है अंधेरे में जाने से, आपको डर लगता है बस में जाने से, आपको डर लगता है इंजेक्शन से या ऐसी चीजों से, आपको इनकाउंटर खुद को करवाना होता है। आप अपनी जिंदगी के खुद थेरेपिस्ट हैं, आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद हैं, तो आपने खुद अपने आप को उस जगह पर लाना होता है, मोटिवेट करना होता है, और अपने फियर से खुद को एक्सपोज करना होता है। एक्सपोजर थेरेपी में यही होता है कि जब आपका एनकाउंटर बार बार उस चीज से होता है तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी, जिसमें हम कोई पर्सन जिसका फोबिया बहुत ज्यादा है, किसी को हाइट फोबिया है, या किसी को ब्लड से बहुत फोबिया आ जाता है, या एनिमल से फोबिया है, अब देखा जाएगा कि उसको पहले क्या करना है। सबसे पहले आप उसको तस्वीर दिखाएं, या अगर आप खुद करना चाह रहे हैं सबसे पहले आप तस्वीर देखें, अपनी सेंसेस को यूज करें राइटली, कि ये सारी चीजें इस तरह रियलिटी में हैं। जब आप डिफरेंट तरह की पिक्चर्स देखेंगे तो आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, आपको जो वो फोबिया, ये जो फियर है वो थोड़ा कम महसूस होगा। फिर आप वीडियो देखेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको स्नेक से डर लगता है, कि आप लिजर्ड से डर लगता है, अब आप पहले पिक्चर देख लें, उसके बाद आप वीडियो देख लें वो कैसे चल रही है, किसी पर्सन के ऊपर जा रही है, किसी पर्सन ने उसको पकड़ा हुआ है, किस तरह से पकड़ा हुआ है, आप वीडियो देख लें, आपको थोड़ा सा फियर फील होगा। उसके बाद आप आर्टिफिशियल एक्सपोजर करवाएंगे खुद को, आप उसी चीज को किसी भी जगह से लेके, किसी मार्केट से लेके, मैं अब लिजर्ड की बात कर रही थी, मार्केट से आप लिजर्ड ले लें, आप उसको हाथ में रखें, बारह फेंके, खुद पर फेंके, कोई आपके ऊपर फेंके, आपको बार बार उससे एक्सपोजर आप करवाएंगे, आर्टिफिशियल एक्सपोजर आपका होगा, तो आपकी जो सेंसेशंस हैं शुरू में वो प्रॉब्लमेटिक होंगी, आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नजर आ रही होंगी, आपका सांस तेज हो रहा होगा, आपको बार बार खौफ महसूस हो रहा होगा, घबराहट हो रही होगी, आपकी सिचुएशन शायद ऐसे गूज बम्स जैसे हो जाते हैं कि आपकी बॉडी के जो वाल है वो खड़े हो जाते हैं, इस तरह की चीजें आपको फील होंगी, लेकिन बार बार एक्सपोजर से आपको ये चीज कम महसूस होगी। फिर आप इमेजिन करेंगे अपने ख्याल में कि अच्छा मैंने ये चीज देखी है, ये मेरी चीज ऊपर आ रही है, या मैंने ये चीज पकड़ी हुई है, आपको जो फियर है वो मैनेजेबल लगेगा, आप मैनेज
रियलाइज कर लेंगे। उसके बाद आप रियल एक्सपोजर करेंगे तो आपका जो फियर है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। आज का हमारा सेशन यहाँ तक ही है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम को समझ आया होगा। कल जो 2 डिसऑर्डर्स रह गए हैं, जो थेरेपी रह गई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सीबीटी जो है वो भी रह गई है, लेकिन सेशन का टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। तो जिनके जो क्वेश्चंस हों वो आप इस तरह कीजिए कि कल का जो सेशन है उसमें आप कर सकते हैं आप तमाम को एंटरटेन किया जाएगा, तमाम के जो है वो आंसर दिए जाएंगे। किसी के रिलेटिव में या किसी के कोई ऐसा पर्सन जो आप जानते हैं उसको कोई ऐसा फोबिया है या फियर है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपने किसको किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि डिफरेंट थिंग्स के साथ जब फोबिया होता है तो उनमें सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी मेथड जो है वो अलग तरह से यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच।